हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी जियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। अध्याय को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनक बल कहते हैं। हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी। पहला पॉइंट, भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। दूसरा पॉइंट, इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तीसरा पॉइंट, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। लिखेंगे उसी में पॉइंट करके। चौथा पॉइंट, भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। अब उसी में पॉइंट करके लिखेंगे। पहला, पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे। दूसरा, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे। तीसरा, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। हेडिंग डालेंगे भूकंप लेखी। इसमें लिखेंगे, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंपी लेख कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। हेडिंग डालेंगे मुख्य स्थलाकृतियाँ। पहला पॉइंट, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की प्रक्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित
पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। दूसरा पॉइंट, अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। हेडिंग डालेंगे नदी के कार्य। पहला पॉइंट इसे हम लिखेंगे, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़ी ढाल वाली घाटी से में गिरती है तो यह जल पर्याप्त बनाती है। दूसरा पॉइंट, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़दार विसर्प कहते हैं। तीसरा पॉइंट, समय के साथ विसर्प लोग नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। चौथा पॉइंट, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। पांचवा, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं जिनको वितरिका कहा जाता है। छठवां पॉइंट, वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह में डेल्टा का निर्माण होता है। हेडिंग डालेंगे समुद्री तरंग के कार्य। पहला पॉइंट, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसे इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। हेडिंग डालेंगे हिमनद के कार्य। पहला पॉइंट, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलस्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। दूसरा पॉइंट, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र एवं बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के कारण के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हेडिंग डालेंगे पवन के कार्य। पहला पॉइंट, रेगिस्तान में पवन अपरदन के निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार से शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। दूसरा पॉइंट,
पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं। इसीलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है।